हाँ जी, मतलब दो बोट हैं सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स अ क्लिफ एबी। अच्छा, क्लिफ क्या होता है? चट्टान। चट्टान, बहुत बढ़िया। देखो नॉर्मली जैसे सी होता है तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि लोग चट्टानों के ऊपर से कूदते हैं और समुद्र में डाइव लगाते हैं, है ना? तो दैट इज अ क्लिफ। ठीक है, तो एक मतलब सी है, सी में एक बोट चल रही है और हाँ दो बोट चल रही है, टू बोट आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कितनी दूर है? 80 मीटर। मतलब एक बोट यहाँ है तो एक बोट यहां पर है और एक चट्टान है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के कितना गैप है इनके बीच में? 80 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर है। अच्छा जी, एंड दे आर सेलिंग टूवर्ड्स अ क्लिफ, वो एक क्लिफ की तरफ, एक चट्टान की तरफ बढ़ रही है दोनों बोट्स। ठीक है, अच्छा दोनों बोट्स भैया ऐसे बोल सकते भैया ये क्लिफ है तो एक बोट यहाँ हो एक बोट यहाँ हो, ऐसा अभी अगर ऐसा होता ना तो वो अपोजिट डायरेक्शन यूज करता, उसने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया। तो इसका मतलब ही है कि दोनों की दोनों जो अप्रोच कर रही हैं वो, डायग्राम दिया हुआ है? ठीक है, डायग्राम ही दिया हुआ तो फिर तो मसला ही कुछ नहीं रहेगा, बट चलो कोई बात नहीं, हम बिना डायग्राम को देखे बनाएंगे। हाँ जी, आगे क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो मतलब क्लिफ के ऊपर से जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। अब आप बताइए नजदीक वाली के साथ कितना बनाएगा? 45। दूर वाली के साथ कितना बनाएगा? 30। और किसी मतलब चीज के ऊपर से देख रहा है तो एक तो फेस की सिधाई बनानी जरूरी है, तो आप पहले फेस की सिधाई बना लीजिए। ठीक है, फेस की सिधाई बना दी। हाँ ये लाइन ऑफ साइट बनी आपकी, ठीक है। और इस पे से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहे हैं। अब बनाइए लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो जो दूर वाली बोट है उसके लिए कितना एंगल है? 30 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री। और जो कंप्लीट है वो 45। देखो थोड़ी आदत बनाइए, जो कंप्लीट वाला होता है ना उसको पीछे बनाया करो, ठीक है। और जो छोटा वाला है उसको थोड़ा सा आगे, ताकि अलग अलग दिखाई दे। अच्छा जी, तो ये 45 हो गया और ये वाला कितना है? 30। ये 30 है तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 अल्टरनेटिव। और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? अगर आप डायग्राम में बना देंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्लिफ का नाम उसने दिया हुआ है, ए बी क्लिफ है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ कितना है? बी। बाकी पॉइंट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, सी और डी। हालांकि डायग्राम अगर दिया हुआ है तो उन्हीं पॉइंटों का इस्तेमाल करिए, सी और डी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ की हाइट बतानी, मतलब ये एच। इसमें मतलब ये चीज भी नहीं दिया है, हालांकि उसने पूछा नहीं है आपसे, बट कोई बात नहीं, इसको अगर हम ट्राइंगलों में देखें तो एज अ वेरिएबल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन? भाई छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? दो। बड़े वाले में कितने मिसिंग है? अगेन दो। तो टाइप 3। समझ में आया? इक्वेशन बनाए, आइए इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर? इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर 10 45 किसके इक्वल? ए बी अपॉन में बी सी। 10 45 की जगह 1, ए बी की जगह एच, बी सी की जगह एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू एच। सही है। दूसरी वाली और बना लेते हैं। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल ए बी डी। 10 30 कौन सा ट्रिग्नो? 10 30। समझ में आ रहा है? तो बोल क्यों रहा? बोले करना। इतना अच्छा पढ़ लीजिए ना कि घर पे पढ़ना ही ना पड़ जाके वापस। 10 30 और कितना हो जाएगा? ये ए बी अपॉन में बी। इस सैटरडे आपका पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, बाद में बोलेगा नहीं बताया नहीं।
इसको इन्वॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करेंगे। एक काम करेंगे, पहले इसी को करेंगे, इसमें से ही लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से, हाँ बस इसमें से कितने 66 है ना, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम 36 टारगेट कर रहे हैं। हाँ जी, 15 से लेके 36 तक, और एक क्वेश्चन शायद बाहर से ऐड करें, ठीक है। नहीं नहीं 3 घंटे में छोटा ही रखेंगे अभी, अभी 3 घंटे नहीं, लगभग आपका जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी हो जाएगा ना, फिर एक बड़ा फुल लेंथ पेपर करेंगे, तब करेंगे फुल लेंथ पेपर। हाँ संडे, उसमें आपको सैटरडे ऑफ देंगे हम, संडे आपको आना है और फुल लेंथ पेपर देना, ये काम करना है। हाँ मतलब मैं, मेरी तरफ से ऑफ रहेगा, आप खुद आए तो रिवीजन कर सकते, मुझे कोई इशू नहीं, ठीक है। और संडे को मैं आपका फुल लेंथ पेपर लूँ 10 ले, और जितने चैप्टर्स हमने कवर करे हैं उन चैप्टर्स को इन्वॉल्व करके एक पेपर सेट करेंगे। इसी बुक, हाँ इसी बुक में से थोड़ा एनसीईआरटी में से भी आप लेके चलिए, जितने टॉपिक्स हमने कवर करे, कौन कौन से कर रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी को डन समझो, इसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो निकाल लाइएगा, बाकी मेरे को लास्ट में मौका मिलेगा तो करा दूंगा। ट्रिग्नो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो 6 चैप्टर है आपके, 6 चैप्टर मोर देन सफिशिएंट है फुल लेंथ पेपर लें। हाँ कोऑर्डिनेट और एपी, हाँ तो 8, मतलब प्रोबेबिलिटी को हटा दो तो 7 है, प्रोबेबिलिटी को मिला लो तो 8 है, मेरे ख्याल 7, 14 का तो टोटल ही है, ठीक है, हाफ सिलेबस आपका बन जाएगा, ठीक है। 1030 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/√3, ए बी की जगह एच, बी डी की जगह एक्स प्लस 80, ठीक है। मैं देखो यहाँ मतलब मेरे से पढ़ने का बस एक ही तरीका है कि आप पार्टिसिपेट करें, जिससे मुझे आइडिया मिलता रहे कि यहाँ आपको कितना आ रहा है, ठीक है। और चिंता मत करो, मैं जब 36 क्वेश्चन खत्म करूंगा ना आपको आ जाएगा, बट आप पार्टिसिपेट करिए, चुप मत रहो, नहीं आता है तो बोले भैया आ नहीं रहा है दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूं, तीनों टाइप दोबारा डिस्कस कर दूंगा, तुम बोलो बस खाली मेरे को ये नहीं आ रहा भैया। हाँ भाई, अब आप बताइए कौन सा टाइप है ये, कैसे पता चला, पहली इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है, नहीं, दूसरी इक्वेशन में भी कितने वेरिएबल हैं, 2, ठीक है, लग रहा है। तो कैसे करते हैं इसको फिर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको उठा के इसमें प्लेस कर दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सॉरी, हाँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें प्लेस कर रहे हैं पुट x इक्वल्स टू h, इन इक्वेशन सेकंड भी लिख सकते हो ना, इसको भी रख लीजिए, अभी इक्वेशन सेकंड में से हमने बनाई नहीं, इसमें प्लेस कर रहे हैं हम, कितना करेंगे इसको 1/√3, h की जगह क्या चलेगा x प्लस में 80, अब बताइए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ जी, x के जगह h लिखना है तो निकाल लो जब भी h है, हाँ कोई बात नहीं, जो आपका x निकलेगा, वैसे हमने तो x की जगह क्या मतलब वैसे तो बराबर है, नहीं नहीं ठीक है, वो सही कह रहा है, वैसे बात हमें h ही निकालना था, बट कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी लिख दें तो दूसरा वेरिएबल निकल सकता है, मैं बस ठीक है, बट आप अगर आपके हिसाब से चले तो हाँ h ही निकालना चाहिए, तो आप बोलो इसको h रख देता हूँ, नीचे वाले को भी h ही कर देता हूँ, ठीक है, एक ही बात पड़ेगी, तो यहाँ पर h कर लेते हैं और इसको भी क्या बना देते हैं h, क्योंकि x और h आपस में कैसे इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है, √3h, अब आप बताइए क्या करना चाहिए, h को एक तरफ कर देना है, ठीक है भैया, करता है गलतियां ये भाई साहब, h को अकेला कर देते हैं, फिर ये h यहाँ से गायब हो जाता है, फिर यहाँ 80 हो जाता है, यहाँ पर √3 आता है, फिर रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब इसको इतना याद है कि रैशनलाइज करना, भाई ये गलतियां होती हैं और ये काम आपको करना ही करना है, अगर कभी भी ज्यादा चीजें आए ऐसे करके तो एचओ को एक तरफ कर दीजिए, फिर कॉमन निकालिए, फिर जो बचता है उसको अपॉन में भेज दीजिए, तो हम इस एच को पल्ली तरफ भेजेंगे, यहाँ पे √3h माइनस h, यहाँ पर 80, फिर h को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, अब इस √3 माइनस 1 को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा, कौन सा टाइप है ये,
टाइप 2 है। कैसे पता चला? दो चीजें हैं, आपके पास कौन सा वाला है? ए माइनस बी। आपको और क्या चाहिए? ए प्लस बी। बहुत, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है। ये मैं बताया तो था आपको, ये चैप्टर बनाया ही आपको पास करने के लिए है, और ऊपर में भी करना पड़ेगा। बाकी जो इसके टफ क्वेश्चन है वो हम डील करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 80√3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? कतई नहीं बोलता है भाई, कतई नहीं बोलता है। किसी से वादा करके आया क्या कि मैं तेरा ही नाम लूंगा बस? है प्लीज यार, यहाँ पे ध्यान दे ले। 80 और यहाँ पर कितना है? √3 + 1। √3 का स्क्वायर कितना है? 3 माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा +1 होता है ना, लेकिन ये स्क्वायर सिर्फ 1 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, इसलिए माइनस को स्क्वायर में बांटे। हालांकि -1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए, या तो यहाँ पर हो गया h, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 80√3 + 1 और यहाँ पे 2। ये 2 से 40 कट सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 40। हाँ जी, √3 प्लस दिस इज द आंसर। उन्होंने मेरे ख्याल से √3 की वैल्यू प्लेस करी है शायद, मुझे ऐसा करते हैं ना वो, सब में करते हैं वो √3 की वैल्यू। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको √3 की वैल्यू, तो मत करिए प्लेस, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? थोड़ा टाइम है, आपको लग रहा है कि यहाँ कर देते हैं तो कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा हाँ, एक चीज और भाई सुनो, ये सब करने के बाद प्लीज क्वेश्चन को दोबारा पढ़कर हेंस करके लिखा करो आंसर। आदत बनाइए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में एक्स वाई निकलना आंसर नहीं होता, जो पूछा गया है उसका जवाब लास्ट में हेंस करके देंगे आप। पूछा क्या था? हाइट ऑफ क्लिफ, तो आप लिखोगे हेंस हाइट ऑफ क्लिफ कितना? h है ना, तो h अभी अभी आपने निकाला 40√3 + 1 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हेंस करके जरूर लिखेंगे भाई, वरना इसके नंबर कटेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि आप हेंस करके लिखें लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ भाई निशांत, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17। Triangle of elevation of top of building from the foot of the tower is 30 मैं degree. देखो, बिल्डिंग और टावर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो टावर को बड़ा माना गया है, बिल्डिंग को छोटा मानते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक बार हम इसमें क्वेश्चन देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है Top of building. टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन बन रहा है। ठीक है जी, तो एक तरफ बिल्डिंग बना दीजिए, थोड़ा छोटा रखिए उसको, और टावर को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, और इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का क्या बन रहा है? एलिवेशन। तो ग्राउंड बनाए प्लीज, और यहाँ पर एलिवेशन बनाए। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। समझ में आ गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, पढ़ो भैया। Then the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 30. भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से 60 degree. 60 डिग्री है। तो भाई टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से 60 degree. कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला? If the tower is 50 meter high. अगर टावर, ये टावर की टोटल हाइट है, 50 meter. अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, Find the height of building. आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है, अगर ये टोटल हाइट अगर 50 है तो बिल्डिंग की हाइट बताइए कितनी होगी? तो लेट इट बी h, और इस वाले को मान लेते हैं हम x। अब आप बताइए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? दो। और इस वाले में कितने वेरिएबल मिसिंग है? एक। सही है ना? कौन सा टाइप है? मैं तो कह रहा था सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास a, दिस गोना बी b, दिस इज c एंड दिस गोना बी d। तो इन ट्रायंगल ABC.
ए बी सी एंड इन ट्राइंगल बी सी डी। हाँ भाई कितना? 1030 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी, और दूसरा वाला है 1060 इक्वल्स टू सी डी अपॉन में 1030 की वैल्यू बताइए। ये मेरे ख्याल से ये इसके ऊपर जम रहा है उस टाइप की, इसलिए ऐसा लग रहा है हमें फॉल बाहर। 1030 कितना है? 1/√2। ए बी कितना है? h। बी सी कितना है? x। 1060 कितना है? √3। सी डी कितना है? 50। बी सी कितना है? x। बता दीजिए। टाइप 2 है मेरे ख्याल से, यहीं से समझ में आ जाएगा। अब बताओ कौन सा सॉल्व करूं पहले? ये वाला x वाला है ना। तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3x इक्वल्स टू में 50, फिर x को अकेला। अब जो बच्चा अकेला वाला मेथड यहाँ लगाता है ना, देखो उसका या तो मैथ स्ट्रांग हो, तो उसके बाद समझ आएगी डिनोमिनेटर में x। और जो थोड़ा सा नौसिखिया रहेगा ना, वो क्या करेगा ना, 50 को तो यहाँ भेज देगा, लेकिन वो कुछ ऐसा कर देगा। अब आप बोलोगे भैया आंसर तो सेम ही आ रहा है, ठीक तो है। हाँ तुम्हारी किस्मत अच्छी है बस, जो अभी सही है हर बार, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मैं क्या, तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या कंसेप्ट कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे का मैथ्स थोड़ा कमजोर होता है, वो इस खेल को थोड़ा सा ऐसे कर देता है। वो क्या करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में, फिर वो ऐसे लिख देता है कि भैया 50 इधर चला गया तो डिवाइड में जाएगा, तो लिख दिया। भैया √3/50 आएगा, वही कह रहा है। हाँ हाँ सही बात है। क्या हो रहा है? हाँ हाँ नहीं नहीं सही कह रहा। तो यहाँ पर कितना आपके पास? √3 और अपॉन में ऐसे करके लिख देते। यहाँ पे √3 अपॉन में 50, ठीक है। तो प्लीज इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे आप। मैं एक्चुअली आपको कह रहा हूँ ज्यादा ट्रिकी मत जाइए, और थोड़ा बहुत जो समझते हैं वो कर लीजिए, कोई दिक्कत। रेसिप्रोकल कर लो बोथ साइड जो भी है, वरना आप इस चीज को फॉलो करें गलती नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स को अकेला करिए, अपॉन में होगा। अब आप इसको रैशनलाइज करके इसमें लगा पुट कर सकते हैं, वरना इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। डायरेक्टली पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 50 अपॉन में √3, इसमें प्लेस कर रहे हैं 1/√3 इक्वल्स टू में क्या h अपॉन में, इसका √3 कहाँ चला जाएगा? कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा फोकस बना के रखो यार, ऐसे मत करो। हाँ भाई, अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर्स को गायब कर लीजिए, यहाँ पे 3h हो जाएगा, h को अकेला कर लीजिए, 50 अपॉन में। बोलो भाई नहीं आया तो ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो ए भी आपके पास एक टावर है, और यहाँ पर 50 मीटर क्या है, इसकी टावर की हाइट है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, एक बंदा जो है इसके ऊपर खड़ा हुआ है इस तरीके से टावर पर, ठीक है। और ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर्स। देखा, अब इसमें बोला गया प्रॉपर कि अपोजिट साइड से आ रही है, तो अपोजिट साइड से है। तो एक कार यहाँ पर है, एक कार इस तरीके से है। हाँ वो देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने, बस ऑब्जर्व किया है एक बंदे ने। दो कार्स, दो, बस उसके बारे में कोई बात नहीं है, आ रही है जा रही है कुछ नहीं, लेकिन बंदे ने जाके ऑब्जर्व किया है खाली। मुंह किस तरफ है क्या है ऐसा कुछ बताया नहीं। हाँ अगर वो ऐसा होता कि नहीं भाई 5 मिनट बाद दोबारा देखता है, फिर एंगल चेंज हो चुका है, तो उसे थोड़ा अंदाजा लगता कि कार अगर एंगल कम हो गया तो दूर चली गई, एंगल बढ़ गया तो मतलब पास आ रही। सही है। तो एक बंदा टावर के टॉप पर खड़ा है और दो कारों को ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ओके। और यहां पर खड़े होके, अब मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है फेस की सिधाई बनाना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों के लिए।
ठीक है, तो आपके जो एंगल्स बनेंगे वो इधर बनेंगे, और दूर जो कार है उसका 30 है और इधर वाले का 45 है। अल्टरनेट से ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30, और ये वाला कितना हो जाएगा 40। हाँ जी, नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। इन दोनों कारों के बीच में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बोला गया। तो आपको ये गैप बताना है किसी का, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से इस वाल इसमें x, इसमें y, ये मेरे ख्याल, अब आप बताइए कौन सा वाला है। ये टाइप 1 है। आप एक ट्राइंगल में जाइए, कितने वेरिएबल मिसिंग है, दूसरे वाले में जाइए कितने हैं, एक ही है, ये टाइप 1 है। फिर दोनों ने प्लस कर देना तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द कार्स निकल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कौन सा वाला ट्रिक लगाएंगे, 10-30। भाई जो चीज निकालनी है और जो चीज दे रखी है उनकी इक्वेशन बनती है। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस का एक ही ट्रिग्नोमेट्री होता है 10। अगर ये 50 की जगह यहां दे देता तो कौन सा निकालते, आंसर है कॉस, ठीक है। तो प्लीज ऐसा भी मत बनाइए कि अंधाधुन हर बार 10 ही लगाना है, हर बार 10 ही लगाना है, ऐसा भी नहीं है। आपको लॉजिक से सोचना है कि क्या लगाना। हाँ, लगभग 85% क्वेश्चंस में 10 ही लगता है, लेकिन अगर केस स्टडी आई तो यकीन मानिएगा हर उसके 4, मतलब वैसे मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें, वैसे 3 आते हैं, एक ऑप्शन एक और में रहता है, ठीक है। उसमें मेरी ज्यादातर सेकंड या थर्ड में और में रहता है, ठीक है, सेकंड और में रहता है। तो उस वाले केस में आपसे इनके बीच में डिस्टेंस भी पूछते हैं, ठीक है, कि इसके बॉटम और इसके टॉप के बीच में डिस्टेंस बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें केस स्टडी में, ठीक है। चलिए, तो इस केस में आपको इस ट्रायंगल में जाना है, एक्स निकालना है, इस ट्रायंगल में जाना है, क्या करना है, वाई निकाल देना। तो आइए चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। हाँ भाई, कितना 10-30 इक्वल्स टू में डायरेक्ट बनाते हैं 50 अपॉन में एक्स। 10-30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू में 50 अपॉन में एक्स। हाँ भाई, दूसरी इक्वेशन में इन ट्रायंगल ए बी डी 10-45 कितना 50 अपॉन में वाई। तो 10-45 1, यहाँ पे 50 अपॉन में वाई। अब दोनों में से मेरे ख्याल से एक्स वाई निकाल लेने और उनको प्लस कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू में, फिर आपको क्या करना है, एक्स वाई निकल गए, अब आपको हेंस करके लिखना है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, ठीक है, 50√3 प्लस करके टू कार्स कितना है भाई 50√3 और प्लस 50, इसमें से आप 50 कॉमन निकाल सकते हैं। बोलो भाई, आ गया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 था ना। चलिए, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। हाँ जी युवराज, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो गया मनीष, कैसे तबीयत खराब हो रही है इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ देते हैं भाई। एक एरोप्लेन है भाई, एरोप्लेन के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है। एक एरोप्लेन है, क्योंकि जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है तो एरोप्लेन के लिए आप भी रेडी है। एक एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा भाई देखो, एरोप्लेन अगर इस तरीके से उड़ रहा है तो ग्राउंड से अगर इसकी हाइट पूछिए ना, चाहे बंदे का ऑब्जर्वेशन बेशक इधर से हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर बंदे की हाइट के बारे में जिक्र हो चुका है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन बनाइए। हाँ भाई, तो एक एरोप्लेन है, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ एरोप्लेन की जो हाइट होती है ना, एरोप्लेन की, बैलून की, लेट मी क्लियर दिस थिंग, एरोप्लेन की, बैलून की, बर्ड की, इन सब की हाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट के बारे में बात होती है, मतलब सीधा का सीधा ग्राउंड से टच है मामला। हाँ, इस तरीके से आएगा, हाइट कभी भी इस तरीके से साइडवेज नहीं जाएगी, हाइट हमेशा टॉप मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे आगे गिरेगी।
ठीक है, तो आपसे बोला है कि एक एरोप्लेन है जिसकी हाइट कितनी है 3125, तो हाइट इज 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, passes vertically below another plane at an instant। ठीक है, तो एक एरोप्लेन है। देखो एरोप्लेन के बारे थोड़ा सा एरोप्लेन के बारे में जानिए कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग हाइटों पे दो एरोप्लेन हो सकते हैं। मतलब एक एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है, एक एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है। हाँ, मतलब एक ही पॉइंट पर अगर आप मतलब इसी चीज को ये क्योंकि ये स्पेस में है, ठीक है, तो स्पेस में एक ही पॉइंट पर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप पाएंगे देखो दोनों प्लेन एक ही पॉइंट पर है। ठीक है ना, मतलब अगर यही चीज सतह पर होती ग्राउंड पर एक पॉइंट पर दो कारें नहीं हो सकती क्योंकि हाइट नहीं होती उसमें। या तो जगह मतलब एक ही कार होगी या तो फिर दूसरी होगी। अगर दोनों कारें हैं तो फिर एक्सीडेंट है, जबकि एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता। एरोप्लेन में एक ही पॉइंट पर दो प्लेन्स हो सकते हैं, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप नहीं एट द इंस्टेंट एक झलक में, एक झलक आपने देखा एट द इंस्टेंट, और फिर मतलब जैसे एक गौर करने वाली बात है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है हम जब देख रहे होते हैं तो भाई ये वाले प्लेन तो बिल्कुल अब मिलेंगे ही आपस में, जैसे ये प्लेन यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, फिर एक टाइम आता है जब ये एक साथ होते हैं ऊपर नीचे और फिर ये क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे। तो एट द इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब एक मूवमेंट पे वो प्लेन उस प्लेन के ऊपर या नीचे है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते देखिए। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below, वो पास करता है नीचे से किसके, अनदर प्लेन के एट अ इंस्टेंट। तो मतलब हमारा वाला जो प्लेन है जो 3125 पे उड़ रहा है वो नीचे है, मतलब एक और प्लेन है जो इसके ऊपर है। समझ में आया मनीष? ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। भाई ग्राउंड से एक बंदा इस चीज को देख रहा है। अब आप बताइए ऊपर वाले प्लेन के लिए ज्यादा एलिवेशन है कि नीचे वाले के लिए? ऑब्वियस बात है ऊपर वाले के लिए। ठीक है, अब हम खुद ही अपनी समझदारी से अपने पॉइंट्स मतलब ट्राइंगल्स बना लेंगे। तो ये वाला मैंने बताया था जो छोटा वाला होता है उसको बाहर की तरफ बनाए एंगल, और जो बड़ा वाला एंगल है उसको कंप्लीट बनाए। कितना है भाई ये 60 डिग्री है शायद, और ये वाला जो है ये 40 30 30 चलिए 30। ठीक है, सो दिस गोना बी ए, दिस इज बी, सी एंड दिस विल बी डी। अब देखिए क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। इन दोनों प्लेनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो मतलब ये पूछा है h, और इसको हम बना लेते हैं x। छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? एक। बड़े वाले में कितने हैं? दो। कौन सा टाइप है? टाइप 2। कर लोगे? बोलो भाई। डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया, समझा मैंने आपको दिया, ट्राई करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन 40 मीटर लॉन्गर। क्या मतलब है इसका? शैडो 40 मीटर लंबी है। किससे? पहले के टाइम पहले उससे पहले की हाइट। When sun's altitude is 30 degree, then when it was 60 degree। अच्छा वैसे आपने मतलब गौर किया है कि आपकी जो परछाई होती है वो 2 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे थोड़ी छोटी होती है, और वही परछाई 5 बजे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सही है ना? सही कह रहा हूं? तो सूरज नीचे हो जाता है, तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सूरज का कम हो जाता है ना? कम हो जाता है तब परछाई लंबी होती है। तो इस तरीके से अगर एक पोल है, ठीक है, और जब इसकी परछाई बनी तो 30 डिग्री पे मान 60 डिग्री पे मान लीजिए, क्योंकि नजदीक नजदीक है आप, तो 60 डिग्री पर कितने ऑल्टीट्यूड से बनी है, मतलब इतनी परछाई बनी। और फिर शाम को जब ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ सन का और वो 30 डिग्री हो गया, तो वो कितनी लॉन्गर हो गई 40 मीटर। मतलब ये जो गैप है
यही तो इसकी एक्स्ट्रा लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 40 है। जब 60 डिग्री से था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम था, जब 30 पे गया तो एंगल मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन शेडो, लेंथ ऑफ शेडो कैसी थी, कम थी। जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हुआ तो लेंथ ऑफ शेडो क्या हो गई, बढ़ गई। और वो कितनी बढ़ गई, 40 में। यही तो कह रहा है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। एक तो हमें हाइट नहीं पता फूल की, और एक हमें पहली वाली शेडो नहीं पता। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आपको एच निकालना है। छोटे वाले ट्रायंगल में जाइए, दो बड़े वाले ट्रायंगल में जाइए। इसको तो कर लेते हैं, कर लोगे, बोलो भैया। तू तो कुछ कहिए ही मत, तू तो भैया उसी से बात कर, हमसे तो बात ही नहीं करते। इन ट्रायंगल, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा है इन ट्रायंगल ए बी डी। राजी हो रहा पूरा। tan 60 इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी सी। tan 60 की वैल्यू कोई बात नहीं, कह सकता हूँ भाई। ए बी कितना है एच, बी सी कितना है एक्स। इन यहाँ पे tan 30 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में बी डी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत होशियार। बोला ये तो तेज बोलना था, इतना हल्का किस बोल दिया है। हाँ भाई, बी डी कितना है भाई, अगर में आप ही बताओ यार, आप थोड़े इसके शौकीन लग रहे हैं मुझे। हाँ भाई 5 से 2, चले यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3x इक्वल्स टू में h। तो h की जगह आप √3x रख सकते हैं, इसमें वैल्यू प्लेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ 1 अपॉन √3, h की जगह क्या लिखेंगे हम, √3 अपॉन में x प्लस 40। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 40। 3x मत बोलो यार, पहले इधर पहुंचाओ फिर उधर पहुंचाओ, इधर तो तुम खुद ही शिफ्ट कर देते हो। √3 से √3 कट गया, फिर 3 बच गया। √3 को इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 3x। अब x वाले को उधर ले चलिए, 2x, यहाँ पर 40, 2 से काट लेंगे यहाँ पे 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। h की वैल्यू कितनी हो गई, अब जो पूछा है उसके बारे में और बात कर लीजिए। Hence height of tower is 20। सिंपल है क्वेश्चन, सुनना है। ओके लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर शेडो जो है भाई अच्छा है, देखो इसकी लैंग्वेज अच्छी लगी, कुछ नया है थोड़ा सा। 40 मीटर लॉन्गर था, तो पिछली शेडो के कंपेयर में अगली शेडो 40 मीटर बड़ी है, तो पिछली शेडो x है, बड़ी वाली जो है वो x प्लस 40 है। क्वेश्चन में क्या रखा है नेक्स्ट वाले में, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा एक चीज और भी सीखने को मिली, सन्स ऑल्टीट्यूड जब बोलता है तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, ये भी एक नई चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए भाई, क्या लिखा हुआ है। टॉप ऑफ 2 poles of height 20 meter and 28 meter are connected with the wire। भाई 2 पोल्स हैं, एक 20 मीटर का, एक 28 मीटर का। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 28। ठीक है, थोड़ा सा और गैप दिखा दो, 28। एक 20 मीटर का है, एक 28 मीटर का है। नेक्स्ट क्या बोला है, दोनों के टॉपों को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, वायर। ऐसे ही है, इंक्लाइंड है, ऐसे ऐसे ही है भैया। भाई टॉपों को कनेक्ट किया गया, भाई नॉट गेटिंग दिस। इंक्लाइंड है वहां। अरे भैया सुन तो लो हमारी बात है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या लिखा। टॉप्स ऑफ 2 poles आर कनेक्टेड विद अ वायर। भाई टॉप को, दोनों के टॉपों को कनेक्ट किया गया एक वायर के द्वारा। ठीक है, अब आगे लिखा है द वायर इज इंक्लाइंड। वायर एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का विद हॉरिजॉन्टल। तो भाई हॉरिजॉन्टल बनाइए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, टॉप को कनेक्ट किया है तो 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, लेंथ ऑफ वायर बताना है। लेंथ ऑफ वायर बताना है। अब देखिए जो बच्चे इसमें 10 लगाते रहते हैं ना, वो घूमेंगे इसमें थोड़ा सा। देखिए भाई, भाई पहले तो इसको कनेक्ट कर लीजिए और अपने ट्रायंगल्स बना लीजिए। ये टोटल कितना था,
28, जिसमें से ये जो है ये 20, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो है ये 8 है, ये मिसिंग है, ये आपको बताना है ना x। अब आप बता दीजिए, पहली बात तो कितने ट्राइंगल हैं? एक ही है, टाइप 1 एन ट्राइंगल ए बी ई, और आपसे ये पूछा है, अब बताओ क्या लगाएं इसमें? sin 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए ई। sin 30 की वैल्यू 8 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 है तो 16 मीटर का वायर है, hence, बिल्कुल हेंस द वायर इज 16। और क्या पूछा भाई? डिस्टेंस अरे डिस्टेंस भी पूछा भाई, कोई बात नहीं, इसको भी निकाल लेंगे हम, भाई ये निकाल दें। अब इस केस में परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है, तो क्या लगा देंगे हम इसमें? 10। एक्स पता चल के पीजीटी में लगा सकते हाँ पीजीटी से निकल जाएगा, पीजीटी से भी अलाउड है, हाँ कॉस भी अलाउड। भाई चीजें पता चल गई ना, अब आप सोच पा रहे हैं, ये भी तो लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है, नहीं है? आगे हम सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बाकी कर